2 ढाई साल लगभग प्राइवेट जॉब किया, तो तैयारी वगैरह के गवर्नमेंट जॉब के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लूसेंट बुक आती है, मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट दे रखी होती हैं एक बुक में ही, तो कहीं न कहीं एक मेरे बेस के रूप में उसने काफ़ी काम किया है। खूब आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि पढ़ा हम सब लोगों ने होता है, लेकिन आंसर राइटिंग शायद ही कोई करता है। आप केवल तैयारी इसलिए ना करें कि सब तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भेड़-चाल में चलेंगे तो शायद ही तैयारी हो पाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय हम जो यूपी पीसीएस 2021 में चयनित छात्र हैं उनके साथ हम वीडियो कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट वगैरह के बारे में जान रहे हैं। तो अभी हम अलीगढ़ आए थे, तो आप लोगों ने और भी वीडियो यहाँ के बारे में देखा। एंड यहाँ एक संस्था चलती है, कौन सी संस्था है सर? CSM, सिविल सेवा मार्गदर्शिका, जो पंकज सर के द्वारा नींव रखी गई। हाँ, सिविल सेवा मार्गदर्शिका। तो यहाँ पर जब हम आए तो मतलब एक लोग से हमारा कांटेक्ट हुआ था, लेकिन जब यहाँ पर आए तो उस कोचिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानने को मिली। एंड उन लोगों ने बताया कि यहाँ से अभी इस टाइम यानी कि 2021 में 13 लोग का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर मतलब अभी जितने 3-4 लोग से मुलाकात हमारी हो पाई, तो उनके सब के साथ हम जो है वीडियो कर रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जान रहे हैं कि उनने अलग से क्या चीज़ें फॉलो की थी और कोचिंग में क्या पढ़ाया गया था। तो अभी हमारे साथ प्रदीप कुमार सिंह सर हैं, तो इनका मैनेजर की पोस्ट पर चयन हुआ, तो वहां पर मैनेजर की पोस्ट में इनकी 4थी रैंक थी। तो इनकी आज स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे एंड क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने अभी तक कहाँ तक की पढ़ाई की है, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? सर, मैंने बीटेक विद MBA डुअल डिग्री प्रोग्राम किया है मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ से। कोई भी एस्पिरेंट होता है तो मान लीजिए चाहे पीसीएस हो गया या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाता है, तो सबके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, कहीं ना कहीं से उसको पता चलता है या फिर जानकारी मिलती है या फिर किसी को देखकर मोटिवेट होता है। तो आपको वो मोटिवेशन कहाँ से मिला कि अब हमें इस तरफ जाना चाहिए? सर, सबसे जो पहला मेरा मोटिवेशन है, मेरी सिस्टर है वंदना दीदी, उसके द्वारा मुझे मिला। क्योंकि जब बीटेक और MBA करने के पश्चात मैंने 2 ढाई साल लगभग प्राइवेट जॉब किया, तो तैयारी वगैरह के गवर्नमेंट जॉब के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन फिर मेरी दीदी ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, तो फिर मैं तैयारी की तरफ गया और फिर मैं रेगुलर तैयारी करता रहा, वनडे एग्ज़ाम वगैरह की। और 2015 के पश्चात मैंने PCS की तरफ रुख किया और उसी की तैयारी की मैंने लगातार। और फिर उसके बाद पंकज सर हमें मिले और पंकज सर के माध्यम से हम मेंस का उन्होंने मार्गदर्शन किया, और वो एक तरीके से मेरे लिए देवदूत के समान रहे। और उनके ही दिशा निर्देश में मेंस की हमने तैयारी की, और फिर इंटरव्यू की सारी तैयारी वही कराते थे, ऑनलाइन इंटरव्यू लेना। पंकज सर, अनिरुद्ध सर, राघवेंद्र सर, राजवीर सर, इन सब लोगों ने काफ़ी प्रयास किए और आज परिणाम आपके सामने है उन सब की मेहनत का। तो कोई विशेष रीज़न रहा कि आपने प्राइवेट जॉब छोड़ दी और इस तरफ कंपटीशन की फील्ड में आने का आपने निर्णय लिया? सर, विशेष रीज़न कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए कुछ करना है, और जिससे जो है समाज में काफ़ी अच्छा काम हो सके। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन यहीं से था, और थोड़ी सी प्रतिष्ठा और सारी चीज़ें, एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो वाली बात होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे मतलब गवर्नमेंट में ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, अभी सर ने अभी आपको कोचिंग के बारे में बताया, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत मतलब यहाँ की कोचिंग के बारे में ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं आप। तो बात ही ऐसी कुछ है, क्योंकि हम जब यहाँ पर आए तो माहौल कुछ ऐसा लगा, क्योंकि एक कोचिंग जो कि निःशुल्क बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, कोचिंग पढ़ाते हैं लोग, मतलब जो लोग सिलेक्टेड हैं वो लोग वहाँ पर पढ़ाते हैं, जो यहाँ पर पोस्ट हैं या फिर जो यहाँ से सिलेक्शन पा रहे हैं, तो वो जितना टाइम यहाँ तक यहाँ रहते हैं, मतलब वो लोग जाकर पढ़ाते हैं। तो मतलब फ्री में पढ़ाना और इतने सारे बच्चे एक साथ सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है सर। और अभी आप बता रहे थे, जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने मेंस भी लिखा है। जी सर, कम से कम यहाँ से इस बार जो हमारे यहाँ से 2022 से 55 जो छात्र हैं उन्होंने मेंस लिखा है। और उत्तराखंड PCS का जो प्री है, कम से कम यहाँ से 35 लोगों ने यहाँ से उत्तराखंड PCS क्वालिफाई किया है प्री परीक्षा को। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, मतलब कोई फ्री में पढ़ा रहा है और इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो सर, जैसे कि हम चलेंगे अब आपके प्रीलिम्स एग्जाम की तरफ, तो आपने उसके लिए क्या खास स्ट्रेटजी वगैरह फॉलो की थी? सर, प्रीलिम्स के लिए देखा जाए तो सभी सब्जेक्टों को मैंने घटना चक्र से कवर किया। उसके बाद दृष्टि IAS की जो क्विक बुक होती हैं उनको
कवर किया। और एक लूसेंट बुक आती है, मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट दे रखी होती हैं एक बुक में ही, तो उसको मैंने जो है वनडे एग्ज़ाम के दौरान ही मैंने तैयार कर लिया था, तो कहीं ना कहीं एक मेरे बेस के रूप में उसने काफ़ी काम किया है। और फिर एनसीईआरटी की कुछ बुक जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनको मैंने ज़रूर पढ़ा। और इसके अलावा जो है करंट का भी यहाँ काफ़ी रहता है, तो करंट के लिए मैंने घटना चक्र की मैगजीन्स, प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि आईएएस का यूट्यूब चैनल, ध्येय आईएएस का यूट्यूब चैनल, उत्कर्ष द्विवेदी सर का यूट्यूब चैनल, और इस तरीके से। और फिर इसके अलावा मॉक टेस्ट जो हमारी सिविल सेवा मार्गदर्शिका में कराई जाती हैं लगातार। कौन से? ये सिविल सेवा मार्गदर्शिका अलीगढ़, ये पंकज सर के द्वारा स्थापित करी गई थी यहाँ कोचिंग, जब सर एसडीएम थे यहाँ। तो निःशुल्क जो शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, मतलब सिविल सेवा की तैयारी यहाँ कराई जाती है। जो बच्चे अभावग्रस्त हैं उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराना, उनको मार्गदर्शन देना, उनको किताबें देना। जैसे हमारे एक रिंकू भैया हैं, वो किताबें फ्री में देती हैं बच्चों को। इस तरीके से जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, यानी सर का सीधा एक ही विज़न है कि जो बच्चे अभाव में कोई भी बच्चा रहे ना सिविल सेवा के, मतलब अगर वो चाह रहा है तो सिविल सेवा में वो आ सके। तो जैसे कि एक पोर्शन होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शायद यहाँ पर आते हैं प्रीलिम्स में करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर के लिए आपने कोई खास स्ट्रेटजी फॉलो की थी? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि खास रणनीति में मेरा यही था कि घटना चक्र की जो मैगजीन है आप उसको ढंग से बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण और ध्येय आईएएस और दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल, और फिर उत्कर्ष द्विवेदी सर का एक चैनल है TCS जय हो, वो भी अच्छा काम करते हैं और काफ़ी सहायक रहता है वो एक तरीके से। तो इन सब का मिला जुला जो मिश्रण है, आपको कहीं ना कहीं करंट्स में शायद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो बाहर से आए। उसके बाद सर जो दूसरा पेपर होता है सीसेट का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जीएस का पोर्शन होता है वो तो कवर कर लेते हैं, लेकिन सीसेट में उन लोग को प्रॉब्लम आती है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो कि मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सीसेट में उनको प्रॉब्लम आती है। तो आपने सीसेट के लिए क्या पढ़ा था और क्या सजेशन देना चाहेंगे कि हाँ इन चीज़ों को करके सीसेट आराम से कर सकते हैं? सर चूँकि एसएससी की तैयारी करी थी तो मेरे लिए सीसेट थोड़ा सा आसान हो गया था, तो इसलिए मुझे सीसेट में कोई खासी प्रॉब्लम आई नहीं हो, तो मेरा सीसेट हर बार हो जाता था सर। तो कोई मतलब इसके लिए कोई स्पेशल बुक्स वगैरह? हाँ, बुक्स आप देखिए, पुराने पेपर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आप उनको ठीक से हल करिए, तो वहाँ से आपका जो प्रीलिम्स का जो दूसरा पेपर है सीसेट वाला वो क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आपने 10 साल के लगभग वो पेपर लगा लिए तो सर जो हम चलेंगे मेंस की तरफ, तो मेंस का जो पूरा अगर निचोड़ निकाला जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आंसर राइटिंग करना, वो भी बहुत मतलब कम टाइम में, क्योंकि 2.5 घंटे का समय रहता है, 2.5 घंटे, 3 घंटे का, 3 घंटे का समय, तो उसमें अच्छी राइटिंग करना जरूरी होता है। तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उसके लिए सजेशन ये मैं यही देना चाहूँगा कि लगातार अभ्यास करते रहिए, टाइम में लिखने की आदत आप लोग डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कीजिए, खूब आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि पढ़ा हम सब लोगों ने होता है लेकिन आंसर राइटिंग शायद ही कोई करता है, और जो आंसर राइटिंग ठीक से कर लेता है उसका अवश्य मतलब सिलेक्शन होना तय हो जाता है। अगर आप 3 घंटे में जीएस के पेपर लिख पा रहे हैं और ऑप्शनल आपका ठीक हो रहा है तो आप अच्छी रैंक जरूर डिजर्व कर लेंगे। तो आंसर राइटिंग का मतलब कि पूरा पेपर कंप्लीट करना है या फिर अच्छे मतलब जैसे जो सुंदर लिखावट होती है उसमें करना? मैं इसमें देखिए सबसे पहली आपकी नीड है कि 3 घंटे में आपने सारे के सारे प्रश्न हल कर लीजिए आप लोग, और जो लिखा, और फिर उसके बाद आपकी अच्छी लिखाई होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो और फिर कंटेंट अच्छा हो। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो और इन सबको मिला के एक आपका अच्छा उत्तर तैयार होता है। तो जैसे कि बहुत सारे कोचिंग वाले या फिर आपने भी गाइडेंस जहाँ से भी लिया होगा, तो कुछ लोग बताते हैं कि पहले मान लीजिए कोई भी प्रश्न लिख रहे हैं तो पहले यहाँ से स्टार्ट करना है और एंड में ले जाकर यहाँ पर एंड करना है। तो ये कुछ अगर बता, तो शुरू में जो है इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए, छोटा इंट्रोडक्शन हो, जैसे कोई भी सवाल आ रहा है तो आपको एक मतलब 2 से 2.5-3 लाइन तक आप इंट्रोडक्शन लिख सकती हैं। फिर मेन बॉडी में जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके बारे में, जैसे विश्लेषण करा रहे हैं तो विश्लेषण में कि आप मतलब कोई कमज़ोर पक्ष है, मजबूत पक्ष है, तो आपको मतलब वो बताने हैं। फिर अगर कोई कमज़ोर पक्ष रह रहा है, मान लो कोई योजना पूछी है, तो आगे फिर आप ये बता सकती हैं कि इस योजना में ये कमियां हैं और इनको दूर करने के लिए हमें इस स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए, कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, और मतलब अगर वो जो योजना राष्ट्रीय स्तर की हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को कहाँ से मदद मिल रही है। तो इस तरीके से आप वे फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, आगे की राह में दिखा सकते हैं, फिर आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जो डायग्राम होता है, फ्लो चार्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार उसमें इंक्लूड कर सकते हैं? देखो, डायग्राम और फ्लो चार्ट
जो हैं आपको कहीं ना कहीं आपके टाइम को कम कर देंगे, क्योंकि आप अगर सीधा सीधा लिखेंगे तो हो सकता है कि आपका पेपर कंप्लीट ना हो पाए। और डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से एक तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, दूसरा आपका जो क्वेश्चन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी कम समय में आप ज़्यादा दिखा सकेंगे। और फिर वहाँ हम कॉपी में देखते हैं कि वो एक क्वेश्चन के लिए 2 और 3 पेज ही होते हैं, तो आप ज़्यादा पहलुओं को डायग्राम के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा तरीका है प्रेजेंटेशन करने का। तो मेंस के लिए मतलब कुछ खास स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो की हो? मेंस के लिए देखिए खास स्ट्रेटजी तो कुछ नहीं, लेकिन आंसर राइटिंग जरूर की है, अच्छे से की है, क्योंकि सिविल सेवा जो हमारी मार्गदर्शिका है पंकज सर के निर्देशन में, और यहाँ और भी जो चयनित हैं जो लोग हैं, जैसे गोपाल सर हैं, केपी सर हैं, और इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं ये लोग पेपर बनाते थे और हम सभी लोग पेपर को लिखते थे और टाइम में पूरा करते थे। फिर ये लोग रिव्यू करते थे कि आप लोग इस तरीके से जाइए और ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, तो उन पॉइंटों को ऐड करते थे, तो एक अच्छा उत्तर, मॉडल उत्तर आप हम लोग वहीं तैयार कर लेते थे उसका। तो इसलिए हमें मतलब परीक्षा भवन में कोई ऐसी खासी दिक्कत नहीं हुई। सर मीडियम आपका कौन सा है और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने कौन सा रखा था? देखिए मीडियम मेरा हिंदी है और ऑप्शनल मेरा इतिहास है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मीडियम चेंज करने के बारे में बात करते हैं कि हिंदी है तो इंग्लिश ले लो ताकि जल्दी सिलेक्शन हो जाए, तो आपका इस पर क्या विचार है? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि माध्यम कोई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माध्यम से कुछ होता नहीं है। आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है और आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो परीक्षक तक पहुंचनी चाहिए। माध्यम तो एक जरिया है केवल अपनी बात को पहुंचाने का, तो विशेष फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे माध्यम का। क्योंकि 2018 में हमारे यहाँ से गोपाल सर का चयन हुआ एसडीएम के पद पे, 15वीं रैंक उनकी आई थी। अगर इस तरीके का होता तो शायद ही होता। और यहाँ से अभी कपूर कुमार सर हैं, हमारे साथ ही हैं, उनका जो चयन हुआ है डीएसपी के पद पे हुआ है। मेरा भी 4थी रैंक आई है। और चेतेंद्र सर हैं, उनका डिप्टी जेलर के पद पर चयन हुआ है। केपी सर हैं, वो जीआईसी प्रिंसिपल के पद पर चयन हुए हैं। ये सभी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं सभी ने अच्छी जो पोस्ट हैं वो हासिल करी हैं। तो अगर माध्यम का ऐसा अगर कोई भेदभाव होता तो फिर ये लोग चयन कैसे हो पाते। तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सा है और इसके लिए आपने क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी? देखिए सर, जैसा अभी मैंने बताया कि इतिहास मेरा जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और इसके लिए बुक लिस्ट की हम बात करें तो कुछ एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ी हैं इतिहास के लिए। इसके अलावा मणिकांत सर के नोट्स और अखिल मूर्ति सर के नोट्सों को मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया है। लगभग उन्हें 10 से 15 बार मैंने उनका रिवीजन किया है। बिल्कुल उनकी आंसर राइटिंग की है प्रॉपर और ढंग से पढ़ा है और उनको बार बार रिवाइज किया है। तो ऑप्शनल के लिए मेरी केवल यही रणनीति रही है। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए एनसीईआरटी आप बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी कुछ लोग ओल्ड वाली बोलते हैं, कुछ लोग न्यू वाली बोलते हैं, तो आपने क्या पढ़ा था? मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है सर। ओल्ड एनसीईआरटी। वैसे ज़्यादा फ़र्क है नहीं, आप ओल्ड पढ़ लीजिए चाहे एनसीएंट मतलब जो है ओल्ड पढ़ें चाहे न्यू पढ़ें, ज़्यादातर मटेरियल सेम ही हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो सर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, ये लगभग सभी स्टूडेंट के साथ होता है, तो क्या आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई? यदि हुई तो आपने इस फेज को कैसे मतलब टैकल किया? अच्छा, भूलने की दिक्कत तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो सबके साथ होनी है और ये तो नॉर्मल बात है। आप पढ़ोगे आप भूलोगे, क्योंकि कोई इतना कैसे याद रख पाएगा। लेकिन उसका जो उसे दूर करने का एक उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, यानी कम पढ़िए। स्रोत आप अपने कम रखेंगे और रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो शायद आप ये मतलब एक अच्छा जो है एक कंटेंट आप तैयार कर पाएंगे। सर इतनी बड़ी जर्नी में काफ़ी उतार चढ़ाव फेज आता रहता है, तो आपके भी शायद हो सकता है टाइम में आया हो, तो आपने उस फेज को कैसे मतलब उस फेज से कैसे निकले और क्या सजेशन उसके लिए आप देना चाहेंगे? दरअसल में उतार चढ़ाव तो आना स्वाभाविक है। मेरे मतलब इस फेज़ में मैं अगर जो मुझे मोटिवेट करने का काम किया है मेरे घर वालों ने, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे भाई भाभी और गुरुजन जैसे पंकज सर हैं, राजवीर सर हैं, और इसके अलावा मित्र जैसे केपी सर, सोनू सर और केजी सर, इन सभी लोगों ने लगातार मार्गदर्शन दिया है और लगातार मोटिवेट रखा है कि आप कर जाएंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इनसे मोटिवेशन मिलता रहा है। तो मान लीजिए जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहें कि तैयारी अपनी किस वे में करें? तैयारी के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपका खुद का मन क्या कहता है। आप केवल तैयारी इसलिए ना करें कि सब तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भेड़ चाल में चलेंगे तो शायद ही तैयारी हो पाए। अगर आपका प्रयास ईमानदार रहेगा और आप अपने प्रति सत्यनिष्ठ रहेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा और होगा, 100% होगा। जी सर, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमें डिमोटिवेशन होने लगता है। तो आप लोग जरूर लाइक कर दिया करें वीडियो को। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।